हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परमहंस कोचिंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का चैप्टर 1A। देखिए, क्लास 9th संख्या पद्धति इकाई 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का प्रश्नावली 1A। प्रश्न 1 है 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। देखिए, धन पूर्णांक क्या होता है? एक संख्या रेखा होती है और संख्या रेखा के बीच में जीरो होता है। जीरो के दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं। जो धनात्मक संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, इसी को हमको कहना है धन पूर्णांक। पूर्णांक हमारा ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है। तो धनात्मक पूर्णांक उन्होंने कहा है, यानी कि गिनती की संख्याएं हमको लिखना है। तो 20 और 40 के बीच सभी धन संख्याएं हमको लिखना है। तो लिखते हैं, बीच में लिखना है तो 20 को लिख नहीं सकते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 डैश करके ऐसे पूरा 40 तक इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 2, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए, फिर इन्होंने कहा है धन पूर्णांक ज्ञात करना है, उसमें अभाज्य संख्या जोड़ दी गई है। अब अभाज्य संख्या किसे कहता है? वह संख्या जो एक और स्वयं के सिवाय किसी और से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो अभाज्य संख्या इन्होंने कहा है 1 से लेके 10 तक अभाज्य संख्याएं लिखना है। यानी कि अगर 1 है तो 1 को भी अभाज्य संख्या लिख सकते हैं, अगर 10 अभाज्य संख्या तो 10 को भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लिखें अभाज्य संख्या, अभी मैंने क्या कहा, अभाज्य संख्या वो होती है जिसके एक और स्वयं वही केवल 2 गुणनखंड होते हैं, तो उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो 1 से 10 तक कहा जा रहा है, तो 1 जो है ये तो ना तो भाज्य है न ही अभाज्य, क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड होता है। ठीक है, 2 हमारा अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 1 और 2 के सिवाय किसी से नहीं कटता है। 3 हमारा अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य नहीं है। 5, 7, 9 हमारा अभाज्य नहीं है, क्योंकि 9 हमारा 3 से भी कटता है। तो 2, 3, 5 और 7 ये पूरे हमारे अभाज्य धन पूर्णांक है। प्रश्न नंबर 3, 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। देखिए, क्रमानुयायी पूर्णांक, क्रमानुयायी मतलब क्रम से बढ़ने पे इसका सही उत्तर क्या आएगा? देखिए, 2a + 1 लिखा हुआ है, इसके आगे एक क्रम बढ़ाने पर अगर एक बढ़ा रहे हैं तो +1 है ना, क्योंकि अगर 1 के आगे बढ़ते हैं तो उसमें 1 जोड़ते हैं तो वहाँ पे 2 आता है। उसी तरीके से 2a + 1 के आगे अगर बढ़ेंगे तो उसमें 1 प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2a + 1 में 1 जोड़ा जाएगा, 2a + 2। तो 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक 2a + 2 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि प्रतिलोम क्या होता है। तो प्रतिलोम मीन्स होता है विलोम, यानी कि उल्टा। तो योगात्मक मतलब योग यानी कि धन, तो धन का उल्टा क्या होता है? माइनस होता है ना। तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, अगर 2/3 हमारा धनात्मक संख्या है तो अगर 2/3 हमारा धनात्मक संख्या है तो इसका जब प्रतिलोम करेंगे तो वो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, तो -2/3 योगात्मक प्रतिलोम चिन्ह बदल जाता है, तो -2/3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखिए, अभी हमने पढ़ा योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम अभी तो आपने पढ़ा कि प्रतिलोम मीन्स होता है उल्टा, यानी कि विपरीत। योगात्मक माने धन, तो धन का विपरीत माइनस होता है। ठीक उसी तरीके से गुणा का विपरीत होता है भाग, यानी कि अगर -5 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा, गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा, तो आप क्या करोगे? देखिए, जैसे यहाँ पे ये -5 है, तो जिसके बटे कुछ नहीं होता है उसके बटे 1 होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम में जो भी भिन्न दिया होता है उस भिन्न को हम
पलट देता है। यानी कि अगर यहाँ पे -5/1 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/-5। अगला प्रश्न देखते हैं, P + Q और P - Q का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए या फिर लिखिए। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं P + Q का योगात्मक प्रतिलोम और P - Q का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखिए P + Q का योगात्मक प्रतिलोम क्या किया, देखिए P + Q का योगात्मक प्रतिलोम अगर हम ज्ञात करें तो यहाँ पे क्या है, जैसे P + Q है, इसका योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, -P + Q हो जाएगा, है ना। और अगर इसको हम हल करें, माइनस के अंदर गुणा करें तो -P - Q हो जाएगा। ये P + Q का योगात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक उसी तरीके से P - Q का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें तो यहाँ पे भी देखिए आगे धन है ना, तो बाद में हो जाएगा -P - Q। तो इसको अगर हम हल करें तो हो जाएगा -P + Q। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, x के किस मान के लिए 5 × 3 × 2 बराबर ब्रैकेट में 5 × 3 × x सत्य होगा। ये कह रहा है x का यहाँ पे क्या रखा जाए, x की वैल्यू कि दोनों पक्ष जो हैं वो बराबर हो जाए और यह समीकरण जो बना हुआ है यह सिद्ध हो जाए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्व करने का सिंपल सा रूल है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 × 3 दूनी 6 बराबर 5 × 15 × x। ठीक है, 5 × 6 = 30 बराबर 15 × x, 30 बराबर 15 × x। अब क्या करेंगे, ये x यहीं पर रहने दे रहे हैं, 15 को हम दूसरी तरफ पक्षांतर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे 30 है, इधर गुणा है, दूसरी तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा, 30/15 बराबर यहाँ पे केवल x बचा, 15 × 15 15 दूनी 30। अतः x का जो मान आएगा वो 2 आएगा, यानी कि 2 रखने पर हमारा ये जो समीकरण है वो सत्य हो जाएगा। अब डायरेक्ट भी देख सकते हैं, देखिए 5 3 2 है, यहाँ पे 5 3 में दिया हुआ तो x की जगह 2 रख देंगे, समीकरण हमारा सत्य हो जाएगा। प्रश्न 8 देखिए, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। देखिए योज्य मतलब योगात्मक, प्रतिलोम माने विपरीत। अब प्रश्न है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वही संख्या होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम 1 लेते हैं तो 1 का योगात्मक प्रतिलोम जाहिर सी बात है -1 होगा, 2 लेंगे तो -2 होगा, 3 लेंगे तो -3 होगा। लेकिन अगर हम 0 लें तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम जो है वो 0 ही होगा, क्योंकि 0 में हम माइनस नहीं लगा सकते। अतः 0 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि a एक सम धन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 a + 1 सम है अथवा विषम। देखिए इन्होंने कहा कि a-1 a + 1 को हमें बताना है कि ये सम है अथवा विषम, और एक हमको दिया हुआ है कि यदि एक समधन पूर्णांक है। यहाँ जो a है वो कोई समधन पूर्णांक है, यानी कि 2 4 6 8 10 में से कुछ भी हम यहाँ पे मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान ले रहे हैं, माना a बराबर कोई समधन पूर्णांक 2 मान लिए, तो इसको हल कर लेते हैं। 2 - 1 और 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है छिपा हुआ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लग जाएगा, 2 × 2 1 3, और इसको गुणा करने पे आ जाएगा 3 × 3। ठीक है, यदि a एक समधन पूर्णांक है तो a-1 और a + 1 हमारा 3 विषम होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखे। इन्होंने कहा एक संख्या रेखा बना लीजिए, ठीक है, बीच में यहाँ पे कहीं बीच में 0 लिख लेते हैं। इधर हमारा ऋणात्मक संख्या यानी कि -1 -2 -3 होना चाहिए, जो कि इस पर दिया है नहीं, और इसमें हमको क्या करना है, 5 और 7 का योग लिखना है।
ठीक है। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। ये क्या कह रहे हैं, पहले 5 लिखे, तो पहले हमने 0 से 5 तक लिखा। उसके बाद कह रहे हैं कि 7 और, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे हमने बना लिया। अब यहाँ से कह रहे हैं 7 और काउंट करना है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7। 7 किस पे आ रहा है, 12 पे आ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम हल करते हैं तो पहले हम क्या किए, पहले हम 5 तक गए, 0 से 5 तक गए, उसके बाद 7 और गए, तो कुल मिला के हमारा 5 और 7 को जोड़ने पे 12 आया है। ये हम प्रश्न नंबर 11, सत्य अथवा असत्य छाटिए। देखिए क्वेश्चन नंबर ए, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य संख्या होता है। ये कह रहे हैं कि कोई भी दो संख्या ले लीजिए जो कि अभाज्य संख्या हो, उसका गुणा करिए और सदैव अभाज्य संख्या आएगा। तो कोई भी दो हम ले लेते हैं, जैसे हमने मान लिया एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने 2 और 3 ले लिया, इनका गुणा करने में कितना आ गया, 6। ये हमारा अभाज्य तो है नहीं, और इन्होंने कहा कि सदैव अभाज्य संख्या होता है, तो ये हो जाएगा हमारा असत्य। अब क्वेश्चन बी पढ़ लेते हैं, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य संख्या होता है। ये कह रहे हैं कोई भी दो धन अभाज्य संख्या ले लीजिए, उनको जोड़ने पे जो योग आएगा वो सदैव हमारा अभाज्य संख्या आएगा। देखिए 2 और 3 को जोड़ने पे सदैव हमारा क्या आ रहा है, अभाज्य संख्या आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि ए और बी लेकिन इन्होंने कहा कि कोई भी दो धन अभाज्य पूर्णांक को लेने पे सदैव अभाज्य आना चाहिए। तो अभाज्य पूर्णांक तो हमारा 3 और 5 भी है, इनको जोड़ने पे हमारा अभाज्य नहीं आ रहा है, अतः यह सदैव नहीं आ सकता, कभी कभी अभाज्य हो सकता है, तो ये भी असत्य है। अगला देखें, यदि a और b कोई दो ऋण पूर्णांक हैं तब a प्लस b भी ऋण पूर्णांक होगा। इन्होंने कहा कि यदि a और b ऋण पूर्णांक है तो a और b को हल करें। देखिए a मान लीजिए कोई ऋण पूर्णांक है, तो कोई मान लिया हमने -2 ले लिया, प्लस लगा दिया, b के जगह पे कोई ऋण पूर्णांक है तो -3 ले लिया, इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ पे -2 प्लस -3, इसको हल करने में कितना आएगा, -5। अतः यह सदैव ऋण पूर्णांक होगा, तो ये ऑप्शन जो है ये हमारा सत्य है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए a प्लस 1, a प्लस 2 और a प्लस 3, ये हमारा एक क्रमागत धन पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि a के बाद 1 जुड़ा हुआ है, फिर 2 जुड़ा हुआ है, फिर 3 जुड़ा हुआ है, तो ये क्रमागत धन पूर्णांक है। यानी कि अगर संख्या हो तो 1 2 3 4 इस तरीके की कोई संख्या हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम a की जगह पे 1 मान लेते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, क्योंकि a की जगह पे हम कोई भी धन पूर्णांक मान सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, और यहाँ पे क्या है 3 है, और यहाँ पे क्या है 4 है। इन दोनों गुणा करने में कितना आता है, 4 3 12, 12 दूनी 24, ठीक है। अगर ये पूरी संख्या 24 है तो ये संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा हाँ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, यदि a एक सम धन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है तो निम्न में से कौन सम होगा। देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ, a स्क्वायर को हल करते हैं। इन्होंने कहा एक समधन पूर्णांक है, तो a को हम सम मान लेते हैं, यहाँ पे 2 मान लेते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4। b स्क्वायर सॉल्व करते हैं, इन्होंने कहा कि b एक विषम पूर्णांक है, तो कोई भी विषम संख्या 1 मान लेते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 1 कम 1, ठीक है। उसके बाद a इंटू बी, इन्होंने कहा a सम है और b विषम है, तो यहाँ पे 2 मान लेते हैं, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, 2 1 कम 2। अगला देखते हैं, a ब्रैकेट में a प्लस 1, यहाँ पे हल करते हैं, 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 1 बराबर 2 इंटू 2 1 कम 2 1 3, यहाँ पे हल करने पे 6 आ रहा है, ठीक। अगला देखते हैं, b ब्रैकेट में b प्लस 1, b हमारा विषम है, तो यहाँ पे 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बराबर 1 गुणे 1 1 2 बराबर 2 1 कम 2, ठीक है। इस तरीके से हमारा सम कौन कौन से पूछा है इन्होंने, तो सम हमारा a स्क्वायर है, यहाँ पर लिख लेते हैं सम बराबर a स्क्वायर कामा
बी स्क्वायर नहीं है, ए इंटू बी है, यहाँ पे ए इंटू बी लिख लिया। उसके बाद ए ब्रैकेट में ए प्लस वन है, ए ब्रैकेट में ए प्लस वन लिख लिया। उसके बाद ये है ना, यहाँ पे 2 आया है, तो यहाँ पे बी ब्रैकेट में बी प्लस वन भी हमारा सम धन पूर्णांक है। क्वेश्चन 14, धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत कथन सत्य हैं। ए दिया हुआ है 3 इंटू ब्रैकेट में 8 प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज इक्वल, एक ब्रैकेट में दिया हुआ 3 इंटू 8 प्लस दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ 3 इंटू 7। तो ये फार्मूला होता है ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये होता है हमारा वितरण नियम, योग का वितरण प्रगुण या फिर गुणन का योग पर वितरण प्रगुण से यह कथन सत्य है। अगला देखते हैं ए बी देखते हैं, 3 प्लस ब्रैकेट में 5 प्लस 9 इक्वल 3 प्लस 5 एक ब्रैकेट में प्लस 9। इस ये फार्मूला कौन सा, ये फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में बराबर ए प्लस बी एक ब्रैकेट में लास्ट में प्लस सी। ये होता है हमारा योग का साहचर्य प्रगुण, योग का साहचर्य प्रगुण। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 गुणे 2 बराबर 2 इंटू 3। यह होता है हमारा क्रम विनिमय प्रगुण। यह क्योंकि बीच में गुणा लगा हुआ है तो यह गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण है। ठीक है, फार्मूला होता है इसका ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए। ये हमारा 3 गुणे 5 बराबर ए इंटू 5, तो ए की जगह पे अगर 3 आ तो ये क्या है, ये हमारा संवरक नियम, संवरक नियम से ये हमारा सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, संख्या रेखा पर -5 -2 0 1 2 5 को दर्शाइए। आइए दर्शाते हैं। ये हमारा संख्या रेखा है, संख्या रेखा के बीच में 0 होता है। उसके बाद हमारा इधर ऋणात्मक संख्या होती है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और यहाँ पे -5, और धनात्मक संख्याओं में 1 2 3 4 और 5। देखिए क्या क्या दर्शाना था, -5 -2 0 1 2 5, ये हमने दर्शा दिया इसलिए। दोस्तों प्रश्नावली 1A समाप्त हो चुका है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।